वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है कोल्हू का बैल। स्नेहा बहू, 2 दिन बाद गीता आ रही है। कमरे की सफाई कर देना और रसोई का सारा सामान बाजार से मंगवा लेना। शरबत की बोतल, आइसक्रीम जमाने के बर्तन भी निकाल लेना। उसे मेरे हाथ की बनी बहुत पसंद है। गर्मियों की छुट्टियां ही हैं जो मुझ बूढ़ी माँ नानी को पूरे साल जिंदा रखने की शक्ति देती हैं, वरना कुछ लोग तो मुझे चैन से सांस न लेने दें। कहते हुए अनीता जी माला जपने लगी। स्नेहा सबका नाश्ता निपटा, बच्चों को खेलने भेज, चाय लेकर रसोई से बैठक की तरफ जाते हुए बोली, माँ जी, कल मैं सहारनपुर जा रही हूँ। आप और रचना, देवरानी को जो ठीक लगे करती रहना। अपनी बहू की ऐसी दो टूक बात सुन अनीता जी का पारा चढ़ गया। क्या बकवास है बड़ी बहू, तुम कब से मायके जाने लगी? वह भी जब घर में बेटी आने वाली है, और तुम्हारा मायका शहर से 20 किलोमीटर दूर है। कभी भी चली जाना, मैं कौन सा तुम्हें रोकती हूँ? गुस्से से हाथ नचाते हुए अनीता जी बोली। स्नेहा सोफे पर आराम से बैठ चाय सुड़कते हुए बोली, पहली बात, मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि कल मैं मायके जा रही हूँ। और दूसरी, मैंने अपनी सास और ननद रानी के लिए इन 10 सालों में ऐसा किया ही क्या है जो मैं उनके लिए रुकूं? पिछली बार आप और दीदी रचना से यही बोल रहे थे ना कमरे में। अनीता जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। हाय, यह क्या हो गया? बड़ी बहू ने सब सुन लिया। बात समझने के लिए कुछ पीछे जाना पड़ेगा। 10 साल पहले स्नेहा की शादी विभोर से हुई। घर में सास, ससुर, देवर और एक ननद रहते थे। उसके ससुर की पुश्तैनी परचून की दुकान घर के पास होने के कारण गोदाम घर में ही था और मसालों की पैकिंग वहीं की जाती थी। दुकान पुश्तैनी थी, इसलिए पहले घर की महिलाएं ही यह काम हाथों से करती चली आ रही हैं। दादी सास के बाद सास और ननद मिलकर यह पैकिंग करते। मगर जब से स्नेहा घर में बहू बनकर आई, अनीता जी ने बड़े लाड से गोदाम के दरवाजे पर रोली हल्दी से उसके हाथों के छापे लगवाकर बोली, बहू रानी, आज से यह सब तेरा, तू ही यहाँ की मालकिन है। स्नेहा फूली नहीं समाई। एक तरफ जहाँ सास लोग अपनी सत्ता डोलने के डर से बहू को जूते की नोक पर रखती हैं, वहीं उसे घर की रानी की उपाधि मिल गई। पर धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि उसे बड़ी चालाकी से घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सुबह 4 बजे उठकर मसाले पैक करती। पहले सास और ननद सिखाने आती थीं, पर धीरे धीरे उन्होंने भी आना छोड़ दिया। सारा दिन घर का काम निपटाकर फिर रात में 12 बजे तक पैकिंग मशीन से पैकिंग करती। अगर वे मदद करने को बोलती तो कहते, ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं है जो तुम कर ना पाओ। कुछ सालों में ननद की शादी हो गई। सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी उससे कोई प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोलता, उल्टा 4 बातें सुनाकर चला जाता। अब ननद भी मेहमान बनकर आने लगी। काम बढ़ता चला गया। स्नेहा खुद मायके ना के बराबर जा पाती। दोनों बच्चों का भी मन करता कि नाना नानी के घर जाकर आएं, पर 4 दिन रुक कर वापस आ जाती, क्योंकि दुकान पर स्टॉक खत्म होने की नौबत आ जाती। ऐसे ही वक्त बीता। देवर की शादी हो गई। देवरानी के आते ही सबके सुर बदल गए। अब सासू माँ उससे कहती, नई बहू है, उसके खेलने खाने के दिन हैं, सब सीख जाएगी। यह बोलकर उसे रसोई और गोदाम में पैकिंग के लिए जाने से रोक देती। देवरानी भी चालाक निकली। उसने स्नेहा का सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक का शेड्यूल अच्छे से समझ लिया और सोचा, इस काम के जाल में फंसी तो कभी निकल नहीं पाऊंगी। इसलिए वे सास के आसपास चमचागिरी करती रहती। अपने मायके से साड़ी घर में लाकर देती। मीठी मीठी बातें करके उनके आगे पीछे घूमती रहती। कभी पैर दबाने, मालिश के नाम पर रसोई में कदम नहीं रखती। उसकी चालाकियाँ स्नेहा सब समझ रही थी, पर पहले से ही घर, पति,
बच्चे दुकान की जिम्मेदारी संभाल रही थी, जो अचानक नहीं छोड़ी जा सकती थी, और यही सोचकर बर्दाश्त करती कि देवरानी काम में हाथ आज नहीं तो कल बटा ही देगी। हद तो तब हो गई जब गीता पिछली बार मायके आई। पूरा समय नई भाभी के पीछे पीछे डोलती रही, जिसका फ़ायदा उसने काम से बचने के लिए उठाया। रचना बोलती, दीदी चलो मैं आपको बाज़ार घुमा लाती हूँ, तो कभी उन्हें पार्लर सिनेमा घुमाने निकल जाती। गीता के बच्चों की जिम्मेदारी स्नेहा पर छोड़ सास, देवरानी, ननद तीनों रोज़ कहीं न कहीं सैर सपाटे पर निकल पड़ती। एक बार झूठे मुंह से भी नहीं पूछती कि तुम चलोगी क्या। आखिर घर की मालकिन है वो, घर छोड़ कैसे चल देगी, इसलिए पूछना ही क्यों। सास को ऐसा लगता। स्नेहा सोचती, मालिक मालिक कहकर नौकर या चौकीदार से कुछ ज़्यादा हैसियत नहीं रखती है वो। ननद गीता जाने के लिए बैग लगा रही थी कि सास और रचना भी कमरे में आ गईं। तभी रचना, दीदी यह लीजिए साड़ियाँ आपके लिए और जीजा जी के लिए पैंट शर्ट पीस, बच्चों के लिए खिलौने और लिफाफे। इतने उपहार दे गीता बोली, माँ एक हमारी छोटी भाभी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। एक वो बड़ी भाभी हैं जिसने कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे ननद को लगे हमारी खातिरदारी हो रही है। भाभी तो बस हमेशा मुंह लटकाए रसोई में लगी रहती हैं, जैसे ही कोई पहाड़ सर पर टूट पड़ा हो। हमारा आना उन्हें तकलीफ़ से भर देता है। तब अनीता जी बोली, अब क्या करें बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बड़ी बहू रूखे स्वभाव की है, पर हमें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी छोटी भाभी बहुत अच्छी है। बाहर चाय की ट्रे लेकर खड़ी स्नेहा वापस रसोई की तरफ चल दी और सोचने लगी, वाह इतने सालों की तपस्या और सेवा का यह फल मिला है। मुझे घर दुकान के नाम पर जिम्मेदारी पकड़ा दी। सुबह से रात तक का काम करती रही मैं। हर बार खुद अकेले चली जाती दोनों माँ बेटी। मैं कहती तो बोलती घर खाली हो जाएगा, तुम नहीं जा सकती। रही लेन देन की बात, तो अपनी बेटी को देने के लिए विभोर से पैसे लेती और सबसे कहती हैं, घर में तेरा मेरा क्या होता है, जो देना है बेटी को मैं दूंगी। जिसके चलते नाम हमेशा सास का हो जाता और भाभी कुछ नहीं देती। यही सोच आज ननद गीता बदनाम कर रही है। स्नेहा, विभोर की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। कल ड्राइवर सुबह आ जाएगा, तैयार है ना? दुकान से लौटते हुए मैंने बुकिंग कर दी है। टपाक से अनीता जी बोली, बेटा यह कैसे जा सकती है, दुकान का काम अटक जाएगा और तेरी बहन गीता आ रही है, तो रसोई कौन संभालेगा। माँ बस बहुत हुआ, ऐसे तो स्नेहा कभी मायके जा ही नहीं पाएगी। और ये घर की बहू है, ये कोल्हू का बैल जो हमेशा इसे जोता ही जाएगा। ये अपनी मर्जी का कोई काम नहीं करेगी। ये बहू है तुम्हारी, इसकी कदर करो। दुकान का काम नौकर देख लेगा और गीता के साथ आप तो हो, सब मिलजुल कर लेना। जब एक अकेली स्नेहा सब घर के काम के साथ दुकान संभाल सकती है, तो आप 4 हाथों से तो सिर्फ रसोई नहीं बना सकते। आज अपने बेटे के मुंह से पत्नी का पक्ष सुन अनीता जी को 440 वोल्ट का करंट लग गया। वो जड़वट होकर बहू को देख रही थी। शायद उनको बहू को इतना दबाना और बुराई करना भारी पड़ गया था। स्नेहा चाय खत्म कर कमरे की तरफ जा रही थी, पर उसकी आंखें अपनी सास को देख मानो कह रही थीं, 100 सुनार की 1 लुहार की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।